हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहन है और मैं विदेश मंत्रालय में 8 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मेरे कुछ ट्वीट्स वायरल हुए थे और जिसमें मैंने ये बताया था कि एक्सटर्नल अफेयर्स में करप्शन केसेस और सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला, अपनी स्टोरी बताऊंगा और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे यहां तक पहुंच गया कि मुझे ये पता चल गया कि एस जयशंकर भी करप्ट है और इंडिया तो बहुत दूर की बात है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी लॉयल नहीं है। तो मैं 8 साल मैंने काम किया है मंत्रालय में। 3 साल मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को में काम कर रहा था। ये 3 साल उस पीरियड में थे जब कोविड भी हुआ था। तो इस पीरियड में मेरा नाम भी उन एम्बेसी एम्प्लॉयज में से था जो कि हेल्पलाइन में दिए गए थे जब कोविड हुआ था और स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करवाना था। तो काफी पेरेंट्स, काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी उस टाइम पे और मैंने इवन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। जब मैंने इवन स्टूडेंट्स को असेस किया था तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका मैं एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और वो स्टूडेंट्स मुझे अभी भी याद है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम भी जब ये सब इवैक्यूएशन के लिए हो रहा था तो कुछ लोगों ने अपने नाम रिमूव करवाए थे हेल्पलाइन नंबर से। वो इसलिए रिमूव करवाए थे कि रात को उठना ना पड़ जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि हमारी नींद पूरी होती रहनी चाहिए। तो इसके बाद मैं 1 साल 3 महीने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया साओ पोलो में था। साओ पोलो जब मैं पहुंचा तो वहां पे मैंने नोटिस किया, वहां पे जो कॉन्सुलेट की हेड थी मनीषा स्वामी, वो सबको हैरास करती थी। वो ऑफिस आती ही नहीं थी बिल्कुल भी। ऑफिस की रिसोर्सेज का टोटल मिसयूज कर रही थी। सुबह ऑफिस आती थी, आकर के चिल्लाती थी, उसके बाद चिल्लाने के बाद आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा बैठती थी, सबके ऊपर चिल्लाती थी। उसके बाद ऑफिस से निकल गई। उसके बाद सारे दिन वो बाहर रही। शाम को आधे घंटे या 15 मिनट पहले वो वापस आ जाती थी, आकर के फिर सबके ऊपर चिल्लाना और फिर उसके बाद चले जाना। कभी कभार शाम को नहीं आना, कभी कभार सुबह नहीं आना। ये इस तरीके से इनके 3 साल कटे हैं। ये $7,000 पब्लिक का पैसा लेती हैं। इसके बाद एक दूसरा एम्प्लॉय था आदर्श कुमार मिश्रा। ये वहां पे लड़कियों को सेक्सुअली हैरास कर रहा था। इसने लिटरली लड़कियों को उल्टी से उल्टी बातें की हैं लिटरली में। उसके अलावा ये कोई काम धाम कुछ भी नहीं करते थे ये। और इसके अलावा कुछ लोग और हैं। एक है हरीश बक्सला, एक है गायत्री गोसाई और एक है सूरज मोहन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। तो मनीषा स्वामी सबको हैरास तो कर ही रही थी। इन 3 लोगों को आदर्श कुमार मिश्रा के अलावा छोड़ के इनको भी ये भी परेशान हो रहे थे और इसका भी प्रूफ है। मैं एक रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं 1 घंटे की, जिसके अंदर हरीश बक्सला, गायत्री गोसाई और सूरज मोहन, ये तीनों के तीनों बता रहे होते हैं कि ये किस तरीके से इनको परेशान कर रही थी। इन लोगों को किसी को भी नहीं पता था, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और उसी सेम वीडियो में गायत्री गोसाई एक्चुअली ये भी बता रही है कि गायत्री गोसाई ने एक सेक्सुअल हैरासमेंट कंप्लेंट की थी आदर्श कुमार मिश्रा के अगेंस्ट, जो मनीषा स्वामी ने, जिसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ये एक्चुअली में सच्ची कंप्लेंट थी, ये एक्चुअली में परेशान करने वाली कंप्लेंट थी। बट मनीषा स्वामी ने इस कंप्लेंट को दबा दिया और बोला कि तुम उसके साथ कभी काम तो करोगे नहीं। ये काम इसलिए मनीषा स्वामी ने किया क्योंकि वो खुद तो काम कुछ कर नहीं रही थी, जैसा मैंने पहले आपको बताया। उसके अलावा तो इसलिए इनको चाहिए थे और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, इनएफिशिएंट जैसे आदर्श कुमार मिश्रा। क्योंकि अगर जब सब कुछ फट जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा तो उसके बाद सवाल किया जाता है हेड से कि आप कर क्या रहे थे। तो हेड तब बोलेगी, सर मैं तो इन लोगों के साथ चला रही थी, आप देखो कैसे कितनी मुश्किल तरीके से मैं चला रही थी। ये काम बहाना बनाने के लिए, इसलिए ये इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही थी। तो जब ये सब चीजें कर रही थी वो सीजी, तो सीजी को पता था और मैं इन लोगों को भी बताता था। खैर वो बात और है, मैंने इनको कभी दिखाया नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं चीजों को, क्योंकि गलत चीजें अगर मेरे पास होंगी नहीं एज प्रूफ तो कौन सुनेगा। मेरे ट्वीट्स जो वायरल हुए हैं, आप में से कई लोग देखते ही नहीं, कभी भी नहीं देखते, कोई भी नहीं सुनता इन चीजों को। तो मैं ये बता रहा था। तो आखिरी में मनीषा स्वामी ने गायत्री गोसाई को कई बार पुश किया कि इसको ये दो, इसको मेमो दो, इसको ऐसे करो, ऐसे परेशान करो, ऐसे परेशान करो। एक दिन गायत्री गोसाई ने एक्चुअली में मेरे अगेंस्ट काफी सारी चीजें, पहले मेरे को लिटरली काफी परेशान किया किसी चीज के ऊपर। कोई चीज थी नहीं जिसके रिगार्डिंग मैंने रिप्लाई दी हुई है और ये रिप्लाईज भी मैं अभी इसी में ही नीचे लगा दूंगा। तो इन्होंने झूठ लिखा काफी सारा एक पेपर पे कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। तो क्योंकि मैं ये सारे काम कर रहा था, काम मैं कर रहा था अपने आराम से, तो मैंने रिप्लाई में लिख करके दिया मैं ये सारे काम कर रहा हूं। उसके अलावा मैंने रिप्लाई में लिख के दिया कि आपको पोर्चुगीज नहीं आती और किसी को पोर्चुगीज नहीं आती। आप मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश जो कर रहे हो कि मैं एक्चुअली एमडीए गुड़गांव का ड्रॉप आउट हूं। मैंने एमबीए कंप्लीट नहीं की थी, मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था और ये मिनिस्ट्री की जॉब ज्वाइन कर ली। तो आप जो
मेरे को बिलिटल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको आसान छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपको आसान लगता है तो आप कैट दे दो। और इसके अलावा मैंने एक और चीज बोली थी, मैंने कहा था कि आपकी कोई नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है, आपकी जो अच्छी इमेज है, आपके बारे में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मैं बोलता हूं ब्राजीलियन लोकल्स को भी और ब्राजीलियन इंडियंस को भी, और ये बात सच है और ये कोई भी वेरीफाई कर सकता है। गायत्री गोसाई एक्चुअली में मेरे को बोलती थी कि मैं रोहन तेरे को छोटे भाई की तरह बोल रही हूँ, ये भी कर ले, ये भी कर ले, मैं तेरे को छोटे, बेसिकली वो काम मेरे ऊपर फेंक रही थी, ये काम हो रहा था छोटे भाई की तरह। मैंने इन्हें फुल रिस्पेक्ट के साथ ही ट्रीट किया और कभी नहीं। तो जब मैंने ये रिप्लाई लिख करके दी तो उसके बाद मुझे सीजी ने बुलाया, मनीषा स्वामी ने, मनीषा स्वामी, गायत्री गोसाई और सूरज मोहन, ये 3 लोग रूम में थे। इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने बोला मुझे कि रोहन अपना फोन बाहर रख के आओ। मैं फोन बाहर रख के आ गया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि रोहन तुमने रिप्लाई दी थी तो गायत्री ने तुम्हारे अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट इन्वोक की है, तुम शाम को 5 बजे तक रिप्लाई दे दोगे? तो मैंने जवाब दिया कि मैम आपने मेरे को रिटर्न क्या दिया है, मैं किस चीज की रिप्लाई दूं? तो ये सुनते ही सीजी बौखला गई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी ऐसी बात मेरे को बोलेगी मैं डर जाऊंगा, बट मैं डरूंगा क्यों जब मैंने कोई चीज गलत की नहीं यार। मैंने आज तक किसी लड़की के अगेंस्ट कोई उल्टी बात नहीं बोली, मैं क्यों डरूंगा, किस चीज के लिए मैं डरूंगा? तो इसके बाद इन्होंने एकदम से मेरे को बोला हाँ नहीं रोहन तुम कल तक दे देना। मैंने कहा मैं कल क्यों दूंगा, आप मेरे को दो रिटर्न, मैं भी रिप्लाई दूंगा। तो उसके बाद इन्होंने मुझे लिख करके रिटर्न में दिया है। रिटर्न में लिख के इन्होंने यही चीजें दी है, लिख के दिया है कि रोहन कह रहा है कि गायत्री गोसाई पोर्चुगीज लैंग्वेज नहीं सीख सकती, कैट नहीं दे सकती और नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है। ये रोहन का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स वुमेन, इसलिए सेक्सुअल हरासमेंट केस। इसके बाद जब इन्होंने मेरे को ये लिख करके दिया, मैंने एक और रिप्लाई दी थी। मेरी दोनों रिप्लाईज यहाँ पे है, मैं अटैच करके इसमें दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। मैंने एक भी चीज कोई गलत नहीं बोली थी। इसके बाद इन्होंने, गायत्री गोसाई ने एक्चुअली और भी काफी सारी चीजें झूठ लिखी मेरे बारे में, इनको पता नहीं है लेकिन वो मैंने देख ली थी। इसके बाद इन्होंने जो झूठ लिखी थी उस झूठ के बेसिस पे इन्होंने मुझे एक और पेपर दिया, जिस पेपर पे मैंने इवेंचुअली लिखा था कि आप जो फोर्स कर रहे हो झूठे सेक्सुअल हैरासमेंट केसेस पे, इवन सुसाइड तक हुआ है। और मैं उस डॉक्यूमेंट को भी यहां अटैच कर रहा हूं। एक मानव नाम का बच्चा था जिसने सुसाइड कर लिया था, उसके ऊपर एक झूठा केस लगाने की कोशिश की गई थी, इंस्टाग्राम पे ये चीज हुई थी, तो मैं उसको भी अटैच कर रहा हूं। इस पीरियड ऑफ टाइम में होता ये था कि कई बार हरीश बक्सला मेरे रूम में आता था और आकर के मेरे को कहता था रोहन गायत्री कह रही है अब ये आर पार ही केस जाएगा। और मैं कहता था मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार, क्या 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 बकवास कर रहे हो, ये आर पार जाएगा मतलब क्या तमाशा चल रहा है ये। बेसिकली पर्पस ये था कि तू या तो बिल्कुल ही नीचे दब जा या तू खुद ही अपना सुसाइड कर ले, कहानी खत्म। कभी भी तू ये हिम्मत ना कर दे कि तू मनीषा स्वामी के अगेंस्ट तक कंप्लेंट करने की हिम्मत कर दे। ये रीजन था जिसके लिए ये सब हो रहा था। इवेंचुअली जब मुझे हरास करते रहे चीजें करते रहे कुछ ना कुछ, तो आखिरी में मैंने जाकर के इनकी कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट की। मैंने 5 जनवरी को रिटर्न कंप्लेंट की थी, 5 जनवरी 2024 को। 5 जनवरी 2024 को मैंने रिटर्न कंप्लेंट की। मैंने कंप्लेंट लिख करके भेजी बी वनलाल भावना को, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे एक्चुअली। इनको भी अभी एम्बेसडर टू कंबोडिया बना के भेज दिया है। बी वनलाल भावना को भेजी और सुरेश रेड्डी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राजील, इनको मैंने कंप्लेंट भेजी। 8 जनवरी को मैं ऑफिस में आता हूं, 6-7 सैटरडे संडे था, 8 को मैं ऑफिस में आता हूं। इन्होंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर रखा है और ये मुझे कहते हैं कि रोहन तेरी 9 तारीख की फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है, तेरे को यहां से जाना है। मैंने ऑर्डर देखा, पहले तो मैं हैरान था कि ये हुआ ही क्या है यार, मैंने कंप्लेंट किया आप और मेरे को ही आप भेज रहे हो, मैं ही काम कर रहा था, आप मेरे को ही परेशान कर रहे हो। मैं लिटरली बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, मैंने लोगों को लिटरली जहां जहां हेल्प किए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को, तो मैंने इनसे सवाल किया। दूसरा जो लॉजिकल बात हुई कि ब्राजील जो है एक कंट्री है जहां येलो फीवर है, मेरे को वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। मैंने इनको कहा आप मेरे को वैक्सीन लगी नहीं हुई है, मेरे को आप वैक्सीन लेने दो, वैक्सीन 10 दिन में इफेक्टिव होती है, मैं ट्रैवल कर नहीं सकता हूं इसलिए। तो हरीश बक्सला ने मुझे एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दिया है। ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट एक सेफ्टी हैजार्ड है। वैक्सीन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो डिजीज दूसरी कंट्री में कहीं पे प्रेवलेंट है वो इंडिया में ना आ जाए। ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट सिर्फ साइन करने पे ही सिर्फ हरीश बक्सला को अभी तक नौकरी से निकाल देना चाहिए, बट हरीश बक्सला के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हरीश बक्सला का कॉन्सुलेट से 5 जनवरी वाले दिन मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें ये इंसान मेरे को क्लियरली बोल रहा है, कह रहा है कि तेरी कंप्लेंट ही ऑफिशियल नहीं है। बेसिकली ये पूरी जी जान लगा के कोशिश कर रहे थे। आदर्श बक्सला तो अलग ही लेवल की बदतमीजी पे जा चुका है उस वीडियो में। इन लोगों को ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, इनका बिहेवियर ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट अभी तक ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। कोई बात नहीं, मैं उसके बाद ट्रैवल करके वापस इंडिया आ गया।
मैं इंडिया जब आया तो इंडिया आकर के मैं डायरेक्टर एडीपी से मिला। डायरेक्टर एडीपी है यतिन पटेल। मैंने इनसे पूछा, आप मेरे को ये बताएंगे प्लीज कि मेरी कंप्लेंट के अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ है। इन्होंने मुझे बोला है, रोहन तेरी कंप्लेंट को अपनी भूल जा, कोई एक्शन नहीं होना है, तो चुपचाप से बैठ, 2 साल बैठ और उसके बाद तू पोस्टिंग पे जा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिस दिन मैं आ रहा था एक्चुअली ब्राजील से, मैं उसी दिन ही सब कुछ पब्लिक करना चाहता था, बट मेरे को मेरी फियांसे ने, जो कि ब्राजीलियन है, और मेरे एक और इंडियन वहां पे बिजनेसमैन दोस्त ने, उसने बोला, रोहन देख तेरी मैरिज वैरिज का है, तू मत कर, ये लोग तेरे को परेशान करेंगे और तेरी काफी चीजों में पर्सनल पड़ जाएंगे, तू रहने दे, तू चुपचाप से जा। मैंने इन लोगों की बात सुन ली। मैं आज सोचता हूं मतलब कि मैंने क्यों सुनी, मैं वैसे खुद ही कर देता, बट आज एक तरीके से अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि एस जयशंकर क्या रखता है, अगर मैं तभी पब्लिक कर देता सब कुछ। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने जब ये चीज हुई, मेरे को ये बात बोल दी, तो मैं उसके बाद चुपचाप से बैठा। जनवरी और फरवरी में मेरी सैलरी नहीं आई थी। इसके बाद मैं मेल लिखता रहा, इवेंचुअली जाके मैं कैश में मिला, तब मेरी सैलरी स्टार्ट हुई है। उसके बाद फरवरी में इन्होंने मेरे अगेंस्ट एक झूठा केस खोला। वो झूठा केस ये खोला, इन्होंने मेरे को लिख करके दिया कि मेरी फियांसे जो है ब्राजील में मेरे साथ रह रही थी। मैं आपको बता देता हूं, मेरी फियांसे ब्राजील में मेरे साथ नहीं रह रही थी। मेरे पास इसका एक्चुअल प्रूफ था। ये इसलिए कर रहे थे कि तूने बेसिकली हमारे सिविल सर्वेंट आईएफएस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिए, अब तू आ, अब हम तेरे को दिखाते हैं कि कैसे तेरे को परेशान करेंगे। तो जब भी अगर आप किसी से फॉरेनर से आप शादी कर रहे हो, जैसे फॉर इंस्टेंस एस जयशंकर खुद भी एक फॉरेनर से मैरिड है, तो आपको एक अप्रूवल की सर्टिफिकेट चाहिए होता है मिनिस्ट्री से। तो वो मैं रिक्वेस्ट कर चुका था। अप्रूवल तब आता है जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। ब्राजील के लिए, ब्राजीलियन सिटीजन्स की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एक वेबसाइट है, जहां आप, जैसे हमारा आधार है, ब्राजीलियंस का सीपीएफ होता है, वो आप डालोगे डायरेक्टली वेबसाइट पे, आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मेरे सामने मेरी फियांसे की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म हुई थी, जनवरी तक तो वो क्लियरेंस सारी आ चुकी थी, लेकिन बीवल लाल बाबना इस केस का रेफरेंस लेकर के जान करके मेरे को बोलने लगे, ऑल्दो इस केस का कोई लिंक नहीं था कि मेरी फियांसे मेरे साथ रह रही है, उसका लिंक मेरी फियांसे की सिक्योरिटी क्लियरेंस से है ही नहीं। इस चीज को इन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में घुस करके कि तेरी मैरिज एप्लीकेशन और अप्रूव नहीं करेंगे। तो जो मेरे को इन्होंने फरवरी में दिया था पेपर, उसका मैंने 2 दिन में रिप्लाई दिया। मैंने 2 दिन में ही इमीडिएट रिप्लाई दे दिया। मैं इनकी रिप्लाईज भी सारी की सारी यहां अटैच कर रहा हूं। मैंने रिप्लाई दिया कि मेरी फियांसे मेरे साथ नहीं रह रही थी, मुझे हैरास किया जा रहा था, और आप मेरे को बताओ किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि मेरी फियांसे रह रही थी। फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल 2 महीने बैठे रहे। अप्रैल में इन्होंने मेरे को एक्चुअली बुलाया कि रोहन तेरे से बात करनी है। विजिलेंस सेक्शन का कौशल एक एसओ है। मैं एक्चुअली जब इनके सेक्शन में गया, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके गया था। ये कौशल जो है, ये एक्चुअली मेरे को बता रहे हैं उसी रिकॉर्डिंग के अंदर, वो पूरी 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है जिसमें काफी कुछ है। कौशल मुझे पहले बता रहे हैं कि रोहन, सीनियर ऑफिसर्स के अगेंस्ट जब भी कंप्लेंट हुई है तो होता ये है कि जो कंप्लेंट करता है एक्शन उसके अगेंस्ट ही होता है। और इसके अलावा कौशल जो है एक बात झूठ भी बोलता है इसमें, क्योंकि कौशल मुझे एक्चुअली इस पूरी रिकॉर्डिंग में सेटअप कर रहा था। कौशल कहता है कि ये लोग मेरी प्रमोशन भी रोकना चाह रहे थे, और कौशल ने उस चीज को, कौशल के शब्दों में बताऊं तो आप अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बोला है कि ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल दिया। ये कोई ठंडे बस्ते में डाला नहीं गया था। जो डेट्स वेट्स हैं, मेरी प्रमोशन की चीजें सारी की सारी इस झूठे केस खुलने से पहले ही क्लियर हो चुकी थी। ये कौशल मुझे सेटअप कर रहा था। उसी सेम रिकॉर्डिंग में ये अंदर आगे जाकर के मैं अंडर सेक्रेटरी से मिलता हूं, जो मुझे कहती है कि हम रोहन अनबायस हैं, हमारे पास सब रिकॉर्डिंग्स हैं, तेरी लैंडलेडी ने बोल दिया है और ये सब चीजें हैं, तू एक्सेप्ट कर ले कि वो तेरे साथ रह रही थी, नहीं तो तेरे को डिसमिस कर देंगे। ये रिकॉर्डिंग आप कोई भी सुन सकते हो। ये रिकॉर्डिंग क्लियरली इलीगल काम चल रहा था और बेसिकली मुझे हैरास कर रहे थे। ये बेसिकली ये सोच रहे थे, मुझे ये बताना, ये कर रहे थे फोर्स इस चीज के लिए कि रोहन तू परेशान तो हो ही रहा है, तू लिख करके दे दे, तेरी चीजें सब होने लगेंगी। अब मैं आपको सच बताता हूं, अगर बाय चांस मैं एक बारी को मान लेता कि कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार, मैं लिख के देता हूं, उसके बाद ये मेरे को पकड़ते और ये हैरास करते। मेरी फियांसे मेरे साथ नहीं रह रही थी, और इसका प्रूफ मैं इसी सेम रिकॉर्डिंग जिसका मैं रेफरेंस कर चुका हूं, जो नीचे अटैच्ड है यहाँ पे, उसके एंड तक मैं इस कौशल को क्लियरली प्रूफ भी दिखा देता हूं। और उसके बाद ये मेरे से प्रूफ मांगता है, मैं कहता हूं कि मैं प्रूफ आपको नहीं दूंगा, आप मेरे को रिटर्न में दो, तब मैं आपको जवाब दूंगा। तो इनके पास तो सब कुछ प्रिपेयर्ड था, बट इन्होंने एक्चुअली में कुछ भी नहीं किया। ये पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, इनके पास तो सब कुछ चीजें थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया मेरे अगेंस्ट। फिर उसके बाद ये सब चीजें फरवरी में होगी, फरवरी से उसके बाद फिर क्या, अप्रैल में हुई, सॉरी, ये सब चीजें अप्रैल में हुई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मैं इनसे रिक्वेस्ट करता रहा मेरी मैरिज अप्रूवल की। उसके बाद जाकर के
मैंने आखिरी में जाकर के मैंने सीवीसी को फिर कंप्लेंट लिखी। सीवीसी को कंप्लेंट जो लिखी उसमें मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी किया टैग, उसमें मैंने और 2 मिनिस्टर्स जो काम करते हैं मिनिस्ट्री में उनको टैग किया। इस मेल की भी मैं एक कॉपी लगा रहा हूं यहाँ पे। जब मैंने ये कंप्लेंट की उसके बाद जाकर के मेरी अगस्त में जाकर के अब इन्होंने क्लियरेंस दिए। क्यों? क्योंकि मैंने B1 लाल बाबना का नाम लिख दिया इसमें, अब मैंने नाम लेना शुरू कर दिया एक एक करके, तो अब इन्होंने मेरा मैरिज अप्रूवल भेज दिया है। उसके अलावा जो विजिलेंस के मेन हेड है वो है पुनीत अग्रवाल, इनका नाम है पुनीत अग्रवाल। तो इनके पास तो सारे प्रूफ थे, आप रिकॉर्डिंग उसमें सुन सकते हो। इन्होंने कुछ भी क्यों नहीं किया मेरे अगेंस्ट? क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं थे, ये बेसिकली मुझे हैरास करने के लिए कर रहे थे। इन्होंने मेरे को लिख करके दिया है, और इतना स्टूपिड पेपर में लिख करके दिया है। इन्होंने लिख के दिया है, हमें पता चला कि रोहन अपनी फियांसे के साथ रह रहा था ब्राजील में। रोहन ने जवाब दिया कि रोहन नहीं रह रहा था। और तीसरी लाइन में इन्होंने लिखा है कि हमें पता चला कि वो रोहन से इससे इस टाइम तक मिलती थी, मतलब इतनी से इतनी, यार बिना मिले तो कोई कभी डिसाइड नहीं कर लेता ना शादी करने के लिए, ठीक है। वो इतने से इतने टाइम पे मिलती थी। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मैंने उसको मैनेज कर लिया था एक्सेस, जैसे मैंने क्राइम किया था अपनी बिल्डिंग में मैनेज एक्सेस। आपकी बिल्डिंग में अगर कोई आपसे मिलने आता है तो आप उसको एक्सेस देते हो या किसी क्रिमिनल को अंदर घुसाते हो? ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई थी? मैंने उसको मैनेज एक्सेस कर दिया था, इन्होंने लिखा है। और लिखा है कि मैंने उसको गाड़ी उसके अंदर मैनेज कर लिया था एक्सेस, उसकी गाड़ी अंदर लाने के लिए बिल्डिंग के लिए। आपके गेस्ट आते हैं, अगर किसी भी आप कहीं बिल्डिंग में रहते हो तो आपके गेस्ट गाड़ी अंदर ही खड़ी करते हैं ना, या आप गेस्ट को बोल देते हो ओए गाड़ी बाहर खड़ी करके आ। उसके बाद इन्होंने आगे मेरे को लिखा, इसमें आगे लिखा कि अब ये डिसाइड किया गया है कि मेरे को एक रिकॉर्डेबल वार्निंग देंगे। तो रिकॉर्डेबल वार्निंग कोई रीजन नहीं है। रिकॉर्डेबल वार्निंग, मेरी फियांसे मेरे से मिलती थी, रिकॉर्डेबल वार्निंग, इसकी कोई मतलब बन रहा है? कोई तुक है? इसके बाद हमारी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। जो मेरी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट गायत्री गोसाई ने जितनी कम कर सकती थी उसे कम से कम कर दिया है इन्होंने लिटरली में। और उसके बाद इन्होंने मेरे एक सेपरेट इंटेग्रिटी नोट भेजा है। तो मेरे जो ट्वीट्स वायरल हुए थे, काफी लोगों ने बोला है कि तूने पब्लिक क्यों कर दिया। तो मैं आपको एक जवाब देता हूं और इसे ध्यान से सुनना। कुछ चीजें अगर आप लोगों तक ये पहुंची नहीं होती तो हुआ ये होता, मेरे अगेंस्ट एक झूठा सेक्सुअल हरासमेंट केस बनाने की कोशिश की गई थी। बाय द वे मैं बता देना चाहता हूं, ये केस कभी खुला ही नहीं है। ये केस खुला नहीं क्योंकि ये मंत्रालय में पहुंचा तो 2 में से एक चीज हुई है, या तो मंत्रालय ने इसको देखा, उन्होंने खुद देखा यार ये क्या लिखा हुआ है, ये तो क्लियरली तुम फंसा रहे हो इसको, ये तो साफ झूठ है। या फिर दूसरी सिनेरियो ये है कि ये चीजें गायत्री गोसाई से पूछी गई थी कि आपको इसे फॉलो अप करना है, तो गायत्री गोसाई को पता है अगर आप झूठा केस करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। या फिर गायत्री गोसाई को खुद शर्म आ गई तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो मेरा ये केस कभी ओपन नहीं हुआ, मेरे अगेंस्ट एक झूठा केस हुआ था, मेरे को वापस बुला लिया गया था, गलत तरीके से बुलाया गया है वो बात और है। वो गलत तरीके से आप लोगों को इसलिए पता है क्योंकि मैंने पोस्ट की पब्लिक, अदरवाइज पब्लिक को किसी को पता ही नहीं होना था। उसके बाद मेरे अगेंस्ट एक रिकॉर्डेबल वार्निंग डाली गई है और उसके बाद मेरे अगेंस्ट एक इंटेग्रिटी नोट। तो अगर मैं ये सब पब्लिक नहीं कर रहा हूं तो मेरा तो करियर बर्बाद करने के लिए कुछ भी बनाते चले जाएंगे मेरे अगेंस्ट, कि ये तो कोई बात ही नहीं बोल रहा है। आपको अब समझ में आया है? इन्होंने एक्चुअली में प्लान बना लिया था कि तूने एक सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट, हमारे सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट तूने कंप्लेंट कर दी, अब तू आ जा। तो अब मैंने फाइनली जाकर के इवेंचुअली ये सब चीजें हो जाने के बाद मैंने अब जाकर के सबसे पहली पोस्ट फेसबुक पे की। मैंने फेसबुक पे पोस्ट की, उसका लिंक ये रहा, नीचे मैं डाल देता हूं यहीं पे, आप लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे रिकॉर्डिंग सब चीजें मैंने अटैच कर दी। इन लोगों को लग रहा था मेरे पास कोई प्रूफ है ही नहीं, बट मैंने सारे प्रूफ्स रिलीज कर दिए। जब मैंने ये प्रूफ्स रिलीज किए तो मुझे एक्चुअली एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कॉन्टैक्ट किया और उस फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया सुरेश रेड्डी की करप्शन के बारे में। उसने बताया कि सुरेश रेड्डी ने बगदाद में 2013 में एम्बेसी की बिल्डिंग चेंज करवाई थी और रेंट 4 गुना बढ़ा दिया था। ये तो इन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, ये इनकी मुंह बोली हुई बात थी, ठीक है, तो इसमें गलती हो सकती थी, कोई बात नहीं। और इन्होंने बताया कि 22 साल पहले एक रेप केस हुआ है और वो हुआ है, अब मैं बता रहा हूं, इस्तांबुल में। और मैं मैसेजेस सारे के सारे अटैच करके दे रहा हूं। जो एम्बेसडर था उसने मेड का रेप किया था और जो इन्होंने मुझे बताया वो लेडी वहां पे अभी भी काम कर रही है। तो ये इन्होंने केसेस बताए। ये 2 केसेस जब इन्होंने बताया तो उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था। मैंने 16 सितंबर को ये वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाया था। वो वीडियो का भी लिंक मैं यहां पे डाल रहा हूं। उस वीडियो में भी मैंने इन सब चीजों को पूरा बाहर कर दिया, रिलीज कर दिया। उसके बाद जब मैंने ये वीडियो और रिलीज की थी तो इन्होंने मिनिस्ट्री ने डिस्पाइट ये सारी
जबकि ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी, सब चीजें अवेलेबल थी, इन्होंने मेरे को सस्पेंड कर दिया, मुझे सस्पेंड कर दिया। इन्होंने इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आदर्श कुमार मिश्रा जो लड़कियों को हरास कर रहा था, मेरा फेसबुक का वीडियो और मेरे इंस्टाग्राम के वीडियो, इन दोनों के बाद किसी एम्प्लॉय ने, किसी फॉर्मर एम्प्लॉय ने आदर्श कुमार मिश्रा एम्बेसी ऑफ इंडिया कंबोडिया में, जहां पे घर दिए जाते हैं, वहां अपनी बीवी के साथ हाथापाई कर रहा था, उसको धक्का मुक्की कर रहा था। वो सब वहां के रहने वाले, वहां के लिफ्ट के जो बिल्डिंग होती है उसके लिफ्ट के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। वो सब एम्बेसी को रिपोर्ट हुआ था। इस एम्प्लॉय ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और इस एम्प्लॉय ने चुपचाप से एक अकाउंट बनाया और मुझे भेज दी। ये वीडियो भी पड़ी हुई है ऑनलाइन। उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि अगर एक्शन ये लेंगे नहीं, बेसिकली अब तो इन सब लोगों के नाम जुड़ गए। सवाल इस चीज पे आ चुका है कि अगर इसके अगेंस्ट एक्शन हुआ तो बात ये आ जाएगी ना कि तो रोहन को क्यों परेशान किया जा रहा था। तो ये लोग, इन्होंने इस चीज को बंद नहीं किया। इस सब के बाद मुझे और एक केस के बारे में पता चला था, जो कि है बांग्लादेश का 2015 का रेप और मर्डर केस। 2015 में बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन में एक माइनर लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। ये केस जो है ये बांग्लादेश के हाई कोर्ट्स में भी गया, सॉरी हाई कोर्ट मुझे नहीं पता, बांग्लादेश के कोर्ट में गया है ये केस, जितनी चीज मुझे पता चल पाई है। और उसके बाद इन 3 लोगों को इमीडिएटली वापस इंडिया ले आया गया था। इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया और जितना मुझे पता चला है इन 3 में से एक इंसान मर भी चुका है। तो ये केस हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि बगदाद में जो इन्होंने मुझे बताया था कि 4 गुना रेट बढ़ाया था एम्बेसी बिल्डिंग चेंज करने का, तो मैंने एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग आरटीआई फाइल कर दी। ऑल्दो मैंने जब आरटीआई फाइल की थी तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि ये बोल देंगे सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से हम आपको जवाब नहीं दे सकते। बट बाय चांस बांग्लादेश में कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय था जिसने रिप्लाई दे दिया। बांग्लादेश में 2013 में एम्बेसी की बिल्डिंग चेंज हुई है जब सुरेश रेड्डी वहां पे एम्बेसडर था, और रेट बढ़ाया गया है $2,916 से $20,800। ये सारा पैसा पब्लिक का पैसा है। ये सारा पैसा मन मर्जी से अपनी उड़ा रहे हैं कहीं भी, और जो घपला करते हैं चुपचाप से घपला करते हैं। आप कोई भी इस चीज पर सवाल कर लो, कुछ भी चीज सोच लो, ऐसा क्या हो गया था 2013 में, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्पेशल बिल्डिंग मिली थी कि जहां रेंट हम पे कर रहे थे $2,916, वहां से $2,916 से हम $20,000 पे करने लग गए एक ही बारी में, इमीडिएटली 2013 में। तो अब ये चीज भी हो चुकी। अब ये चीज हो जाने के बाद मैंने ये सारी चीजें सस्पेंड होने के बाद मैं बीजेपी के ऑफिस गया हूं सबसे पहले। बीजेपी के बाद बीजेपी के जो एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करते हैं मिनिस्ट्री को, उन्होंने मुझे बोला है, कह रहे हैं कि रोहन हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तुम कोर्ट जा सकते हो। मेरा सवाल था कि आप लोग वेबसाइट्स पे लिख रहे हो कि करप्शन, एंटी करप्शन, तो आपको जो दिख रही है चीज तो आप क्यों नहीं हेल्प कर सकते मेरी। उसके बाद मैं कांग्रेस के पवन खेरा, इन्होंने मेरे मैसेज देखे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, इन्होंने भी मेरे मैसेजेस देखे हैं। इवन इनका नेफ्यू मुझे पर्सनली जानता है, शशि थरूर का नेफ्यू मेरे को पर्सनली जानता है। तो उसके बाद भी कोई एक्शन इन्होंने किसी ने भी नहीं लिया, सब चुप बैठे रहे। आखिरी में मैं ट्वीट्स किए, काफी ट्वीट्स किए। 13 जनवरी को मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे, 13 जनवरी 2025। वो ट्वीट्स मेरे फाइनली वायरल हो गए। इन ट्वीट्स के वायरल होने के बाद अब मुझे पता चला फाइनली एस जयशंकर कैसे करप्ट है। अब मैं लास्ट चीज पे आता हूं। इन ट्वीट्स के वायरल होने के बाद मेरे को एक खुरपेश नाम का पेज है, जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, उनको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। एक रेनू पॉल करके आईएफएस ऑफिसर है, जिनकी करप्शन का सारा कुछ न्यूज़पेपर में लिंक हो चुका था, मीडिया में आ चुका था। इनको रिकॉल किया गया है, ऑस्ट्रिया से रिकॉल कराया गया था। 15 लाख पर महीने का इन्होंने घर रेंट कर रखा था, और इन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है टू द ट्यून ऑफ करोड़ों का एक्सपेंडिचर इनकर किया है इन्होंने। इसके बाद भी खुरपेश को मैंने इनको ये बताई थी, इन्होंने एक्चुअली दूसरा आर्टिकल निकाला जिसमें इन्होंने बताया कि रेनू पॉल जब वापस आ गई थी, तो वापस आने के बाद 1 महीने या 1 साल के अंदर ही इनको प्रमोट किया गया है, और प्रमोट करने के बाद इन्हें एक स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है नेस्ट। और ये डिपार्टमेंट किसका ब्रेन चाइल्ड है? एस जयशंकर का। तो बेसिकली अब आप ये बात समझिए कि एस जयशंकर, इन्होंने बोला मैडम आप टेंशन ना लो, पब्लिक में भी चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक सवाल थोड़ी ना करने लग जाएगी, आपके लिए नया सेक्शन मैंने बना दिया है, आप बैठो और आप बैठ करके चुपचाप से आप आराम से काम करो, आप रिटायर हो। ये लेडी रिटायर हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूं।
एस जयशंकर का एक्चुअली में एक इंटरव्यू है, ये ANI न्यूज के साथ इंटरव्यू है, एक लेडी के साथ। इंटरव्यू का लिंक नीचे है, आप इंटरव्यू में देखिए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में काफी कुछ अच्छा बोल रहे हैं एस जयशंकर, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़िया हैं, ये हैं वो हैं और चीजें बोल रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। सो बेसिकली इसका मतलब ये बनता है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लॉयल है। बट मेरा एक बहुत लॉजिकल सवाल है, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एस जयशंकर गए थे प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में प्रेसिडेंट ट्रंप की। एस जयशंकर काफी एक्सपीरियंस डिप्लोमैट है और जो ये तो इनको बहुत क्लियरली पता था कि इंडिया में काफी ज्यादा मतलब इस चीज पे चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन नहीं आया। तो अगर एस जयशंकर इंडिया के लिए लॉयल है, या इंडिया के लिए लॉयल नहीं तो आगे चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ही लॉयल है, तो लाइक इन अ सेंसिबल मैनर ये भी तो लिख सकते थे कि मैं आपके इनविटेशन के लिए आभारी हूं, बट क्योंकि मेरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया है तो मैं ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बट एस जयशंकर ने नहीं ऐसा किया। एस जयशंकर ने कहा फ्री का ट्रैवल है यार, फ्री का खाना है तो मैं तो जाऊंगा ही। और सिर्फ ये नहीं, एस जयशंकर ने एक्चुअली एक स्पेशली वीडियो भी बनवाई है। अब आप मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए होते और वो गए होते और एक वीडियो ऐसी बन रही होती कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, तो ठीक है, मैं समझता, क्योंकि वो इंडिया के लिए। ये वीडियो जो है, इसका लिंक मैं यहां पे डाल रहा हूं, आप मेरे को बता दो ये एस जयशंकर की PR के अलावा क्या चीज है ये वीडियो। अब मैं आपको एक और वीडियो देता हूं। इस वीडियो में, ये एक और वीडियो है, एस जयशंकर की ही वीडियो है। इस वीडियो में ही इज टॉकिंग टू अनदर जर्नलिस्ट, जहां पे ये बोलते हैं कि बेसिकली कि आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई पीपल। और ये चीज ये रेफरेंस में बोलते हैं, इस रेफरेंस में बोलते हैं कि पेट्रोल जो है, जो परचेज करना है वो लोएस्ट प्राइस पे परचेज करना होगा। इसका आंसर मुझे आपको नहीं देना है किसी को भी, आपको सबको पता है पेट्रोल लोअर प्राइस पे परचेज किया गया है, परचेज जरूर किया गया है, लेकिन वो हम लोगों को किसी भी लोअर प्राइस पे नहीं मिला है। तो ये कौन सी टेक केयर ऑफ पीपल, ये चल क्या रहा है, ये तमाशा क्या चल रहा है। इसके अलावा इसी सेम इंटरव्यू में एस जयशंकर बोलते हैं वी नीड टू कॉल आउट टेररिज्म फॉर व्हाट इट इज। तो मेरा एक सवाल है, मैंने इतने सारे प्रूफ्स डाल दिए ऑनलाइन, मेरे को हरास किया जा रहा है खुला, पूरा का पूरा अच्छे से, तो ये टेररिज्म नहीं चल रहा है तो और क्या है। ये सब कुछ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हो रहा है, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। और बाय द वे मिस्टर एस जयशंकर, ये मेरा मैसेज आपके लिए, आपने जरूर ये चीज तो पढ़ी होगी ना, एम्परर्स टेल स्टोरी पढ़ी होगी ना, तो एम्परर्स टेल, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स पढ़ी होगी ना। एम्परर्स न्यू क्लोथ्स में क्या होता है, आई नो कि आप एम्परर बनना जरूर चाहते थे, बट एम्परर क्या हो चुका, वो आप हो चुके हो और क्लियरली सब लोगों को पता चल चुका। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं ये सारी चीजों तक पहुंचाऊंगा। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं। एक्चुअली उन्होंने ये भी बोला है कि ये कॉल आउट करने के लिए, तो कॉल आउट के रिगार्डिंग मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैं एक 2020 का आर्टिकल दे रहा हूं जिसमें UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कुछ कमेंट्स किए थे, हाथरस और एक और जगह पे रेप हुआ था, कि ये क्राइम्स कम होने चाहिए। बट मिनिस्ट्री ने एक फालतू का रिमार्क किया कि अदर एजेंसी शुड नॉट मेक रिमार्क्स अबाउट दिस। अदर एजेंसी शुड नॉट मेक रिमार्क्स। हमारी कंट्री में फॉरेनर्स के भी रेप्स हो रहे हैं, ये नहीं कि एजुकेशन बढ़ाई जाए और फालतू की चीजों में कि अदर एजेंसी शुड नॉट मेक रिमार्क। आप लिंक खोलिए, जो मैंने लिंक डाला हुआ है, आप लिंक में चेक करो। उस एजेंसी UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने कोई भी रैंडम कमेंट की ही नहीं थी, बहुत सिंपल सी की थी। तो इसके अलावा मैं और कुछ केसेस बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे एक्चुअली ये दिया है, मिनिस्ट्री ने अभी भी ये मेमोरेंडम दिया है, ये पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये अभी भी इसमें कोशिश ये करना चाह रहे हैं, ये मुझे बताना चाह रहे हैं किसी तरीके से कि मैंने करप्ट ऑफिसर्स को करप्ट बोल करके इंडिया का नाम खराब किया है। मतलब मेरे को बात नहीं समझ आ रही, इसका मतलब करप्ट ऑफिसर्स करप्शन के बारे में बोलना ही नहीं है क्या। और इन्होंने बोला है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस सीरियसली लेते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2 सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के बारे में बताना चाहता हूँ, 2 सीरियस वाले। एक 2019 में हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में एक इवेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, काफी बड़ा इवेंट था। उसमें एक स्टूडेंट वॉलंटियर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्प्लॉय ताराचंद गुजर, इसने हरास किया था। इसके बाद ये न्यूज सिर्फ खाली वाराणसी के एक ही लोकल न्यूज़पेपर में छपी थी। इस न्यूज को पूरा का पूरा छुपा दिया गया था, इस न्यूज को पूरा का पूरा दबा दिया गया था, ये कहीं बाहर नहीं आई। अगर इस चीज को सर्च किया जाएगा तो मेरे ख्याल से, मैं होप करता हूं कि वो लड़की हिम्मत करेगी और बोलेगी कि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे ये पता है न्यूज को छुपाया जो गया था वो किसी IPS ऑफिसर ने
उसको रोक डाला था कि वो फैले ही नहीं न्यूज। तो बेसिकली मतलब अगर आपके घर में किसी के साथ कुछ हो गया तो आप कहोगे कि एक्शन लिया, और अगर किसी और की बेटी के साथ हो रही तो आप चुपचाप बैठ जाओगे। इसके अलावा दूसरा केस मैं बता देता हूं। ये केस हुआ है यही मंत्रालय में। एक 25 साल की लड़की के पीछे एक 45 साल का लड़का पड़ गया, और उसके बाद ये उससे शादी करने के लिए करे जा रहा है रिपीटेटिवली उसको परेशान। वो उसको तमीज से मना कर रही है। एक दिन ये होता है कि ये उसके पीछे पीछे जाकर के यही मिनिस्ट्री में ही वॉशरूम में, वुमेन्स वॉशरूम में उसके पीछे घुस गया। वो लड़की वॉशरूम से बाहर निकलती है, ये वहीं खड़ा होता है अंदर ही, उसकी चीख निकल जाती है, ये बाहर निकलता है, जाके खड़ा हो जाता है, वो बाहर आती है, वहीं खड़ा होता है, इसके पीछा करते हुए इसके सेक्शन तक जाता है। उसके बाद वो लड़की आखिर में कंप्लेंट कर देती है। वो लड़की ये लिख करके देती है कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स निकाल लो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये क्या कर रहा था। बट रिकॉर्डिंग्स कौन देगा? रिकॉर्डिंग्स इसके ही भाई बंधु। इन्होंने रिप्लाई दिया कि उस पार्टिकुलर दिन उस फ्लोर के सारे कैमरास बंद थे, और उसके बाद से ये केस 3 साल से चल रहा है। ये 45 साल का बंदा जो है एक इंक्वायरी में ये तक बोल चुका है, ये बात बोल चुका है, कह रहा है कि ये लड़की जो है इसकी माँ और इसकी क्या नाम है, इसका भाई मेरे को बोल रहे हैं कि इससे शादी कर लो। आप मेरे को बताओ यार, कौन सी 25 साल की है जिसके माँ और भाई बोलेंगे कि 45 साल के बंदे से शादी कर ले। बाय द वे इसी सेम आदमी के अगेंस्ट एक और लड़की ने भी केस कर रखा है और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब मेरे को नहीं पता इसके बाद भी मेरे साथ क्या होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये इंडियंस तक रीच करे, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस तक रीच करे। आपने जिसने भी ये वीडियो देखी है, जितना आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जितना आप क्वेश्चन करोगे, उतना ही ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर अपने आप आएगा। प्रूफ्स क्लियर कट है। ये इन सारे लोग जिनके मैंने नाम दिए हैं, इनको एक दिन में, एक रात के अंदर ये इनको इंटेलिजेंट स्पीकर्स बना नहीं सकते, ये बन भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं मैंने लोगों की किन किन की हेल्प की है। क्योंकि ब्राजील में एक सिनेरियो हुआ था, एक इंडियन इंसान नेवी में काम करता था। वो उसका एक्चुअली सिर पे काफी गंदी चोट लग गई थी। हरीश बक्सला क्योंकि बात ही नहीं कर सकता है पोर्चुगीज में, तो इन्होंने मुझे कॉल किया था। मैंने इमीडिएटली हॉस्पिटल कॉल किया और मैंने थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल से रिप्लाई कर दिया। मेरे बाद एक्चुअली ब्राजीलियन ने कॉल की थी, जब तक उसको पता चला था कि मैंने बात करके इन्फॉर्मेशन निकाल के इनको पास ऑन कर दी है। इसके अलावा मैंने हेल्प की थी, मैं एक और बता देता हूं। मानुषी चिल्लर आपको पता होगा। मानुषी चिल्लर इंडिया को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने गई थी। मिस वर्ल्ड में मानुषी चिल्लर के साथ एक्चुअली एक और कैंडिडेट थी ब्राजील की। हर नेम इज गैब्रियल विलेला। गैब्रियल विलेला एम्बेसी में आई थी, कॉन्सुलेट विंग में आई थी, अपना वेट कर रही थी, और हरीश बक्सला ऑफिस टाइम पे बाहर गया हुआ था लिटरली में। तब मैंने उससे बात की थी। वो कई घंटे तक बैठी हुई थी। मैंने उसको बोला था, थोड़ी देर बात की थी। उसके बाद वो वीजा अपना लेकर के, पासपोर्ट दे करके, वो लड़की अपना पासपोर्ट 6-7 महीने भूल गई थी। वो लड़की मेरे को अच्छे से जानती है, वो भी रिप्लाई दे देगी। मैंने उसकी हेल्प की थी। उसके अलावा एक और लड़का है, इसका नाम है दीपक फोर। ये लड़का अपना पैसे इसने एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर दिए थे, क्योंकि इसने मेरे से जब आया था, ये आया था और इसकी वाइफ आई थी। इन लोगों की मैंने काफी अच्छे से हेल्प की थी, जितनी मैं कर सकता था, जो मुझे पता है चीजें, उसके बेसिस पे। उसके बाद इन्होंने क्योंकि पैसे ज्यादा डिपॉजिट कर दिए थे, तो गायत्री गोसाई ने बाद में बोला है, ये इंसान आता है एम्बेसी में और गायत्री गोसाई ने बोला है कि आपके पैसे जो है आपको रिटर्न हो जाएंगे। ये वापस जाता है और इसको एक बहुत बड़ी मेल लिख करके वो ले लेती है कि आपके पैसे आपको वापस नहीं दिए जा सकते। मैंने इसको बताया कोई रूल नहीं है जिसपे नहीं दे सकते, और ये रिप्लाई इसने दी है पूरी की पूरी। उसके बाद इसके पैसे रिटर्न हुए। इस तरीके से एम्बेसी में एम्प्लॉयज हैरास करते हैं लोकल लोगों को, और ये मेल की रिप्लाई सारी की सारी मैं आपको अटैच करके दे रहा हूं। हरीश बक्सला ने एक ब्राजीलियन लड़की को हैरास किया था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूं। वो ब्राजीलियन लड़की इजीली सॉर्ट आउट, इजीली अभी भी बाहर आ सकती है अगर ब्राजीलियन मीडिया ने उठा दिया। क्योंकि वो ब्राजीलियन लड़की जो थी, उसके पेरेंट्स जो थे वो यहाँ गोवा में रहते थे और वो एक्सपायर हो गए थे, और उनकी कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ वो साइन के लिए आई थी। वो बहुत इजीली पता चल जाएगी। वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। हरीश बक्सला, ये दीपक फोर जो मैंने लड़का बोला, इससे भी ये बदतमीजी कर रहा था। इसकी वाइफ के बारे में भी इसने बक्सला से बोला था। हरीश बक्सला ने, देयर इज वन मोर ब्राजीलियन बिजनेसमैन, मनमोहन, इनसे भी इसने बदतमीजी की है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इफ नन ऑफ यू आर गोइंग टू स्पीक नाउ, तो इसके बाद ये सिर्फ खाली यहां पे नहीं है, आप लोग किसी भी जगह पे हो, इंडियंस, आपको पता है एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में बहुत ही कई कुछ एम्प्लॉयज अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कई एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो टोटली अनक्वालिफाइड हैं और लिटरली बदतमीजी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अगर आपने सही चीज के लिए वॉइस नहीं रेज की,
देन दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉयज, ये लोग और ज्यादा से ज्यादा रहेंगे और चीजें होती रहेंगी। और मैं एक आखिरी चीज बोलना चाहता हूं, अगर इस सब के बाद भी मेरे अगेंस्ट कुछ चीज हुई, मेरे को अगर कुछ भी हुआ, तो उसमें जिम्मेदार ये मिनिस्ट्री के लोग होंगे, क्योंकि अब इन लोगों की जॉब खतरे में आ चुकी है और इन लोगों की नौकरियां खतरे में सही में आनी भी चाहिए। अगर मैं सही बात बोलूं तो इन लोगों को सबको नौकरी से निकालना चाहिए, जो क्लियरली पकड़ में आ चुके हैं इसमें। और अगर कोई इसको नहीं निकालता तो इसका मतलब हम इस देश में सिविल सर्वेंट्स ही रूल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आई होप ऐसा नहीं है। आई होप इंडियंस इसे देखेंगे, आई होप इंडियंस इसे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद।